नमस्कार, मैं विक्रम सिंह। चैप्टर 4 का ये पार्ट 2 है। कल हमने इनमें बेसिक चीज़ें देखे थे और आज हमें उन चीज़ों को जो हमने देखा था प्रैक्टिस वाइज, आज हम उन चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे। तो आपको क्लास स्टार्ट करते हुए दो बातें कह दे कि क्लास हम आगे बढ़ाएंगे और आपको कुछ प्रैक्टिस भी कराएंगे, कुछ चीज़ें बताएंगे भी, कुछ थ्योरी भी बताएंगे। इन सारी चीज़ों का आप अपना नोट्स बनाइए और उन्हें समझिए और सीखिए। तो 3 बातें ज़रूरी है। हमने आपको एक गाइडलाइन किया, उसके बाद आप उन्हें पढ़ें, समझें, सीखें, ठीक है। और सिखाने का काम भी हमारा ही रहेगा। तो ठीक है, उसके बाद लास्ट में बीच में कोई ऐसी बातें ना करें जिससे क्लास डिस्टर्ब हो। जो भी प्रॉब्लम आता है, जो भी बातें आएंगी, जिस तरह का डाउट होगा उसे आप नोट कर लें और जब क्लास ख़त्म होने वाला रहेगा तो मैं बोलूँगा किस तरह का कोई प्रॉब्लम है तो वो मुझे बताओ और आपकी सारी प्रॉब्लम को मैं दूर करूँगा। तो ये कुछ बातें हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। गुड मॉर्निंग। चलिए, केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, ये हमारा चैप्टर नंबर 4 है। इसमें हम इनका इंट्रोडक्शन देखेंगे। केमिकल बॉन्डिंग होता क्या है, कोसेल लुईस सिद्धांत, रासायनिक संयोजन के प्रकार यानी केमिकल बॉन्डिंग के टाइप्स के बारे में बात करेंगे। किस किस मोड में होता है, कैसा क्या मोड होता है, क्यों होता है, उनका मोड्स देखेंगे। संयोजन के प्रकार, यस, और मतलब ये इलेक्ट्रॉन लेने देने किससे रिलेट करती है। दूसरी बात होता है कि संयोजी इलेक्ट्रॉन्स यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं। आयनिक और विद्युत संयोजी यानी क्या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड क्या होते हैं। हम देखेंगे आयनिक बंध को प्रभावित करने वाले कौन कौन से फैक्टर हैं। ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और है आयनिक यौगिकों का स्थायित्व, स्टेबिलिटी जो है आयनिक कंपाउंड का किन बातों पर निर्भर करता है, उनके फैक्टर्स के बारे में बात करेंगे। फिर होता है विद्युत संयोजी यौगिकों के गुण यानी कि प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। आयनिक कंपाउंड के क्या गुण होते हैं, क्या प्रॉपर्टीज होते हैं, इनके बारे में बातचीत करेंगे। अब चलें परिचय, जिसके बारे में मैंने कल आपको बताया था, शुरुआत ही किया था, यानी इसका इंट्रोडक्शन। हम यहां पर इस बात पे ध्यान दें कि कोई भी जो कंपाउंड है, कोई भी पदार्थ जो है, वो उसमें उनके परमाणुएं आपस में जुड़ी होती हैं। यानी कि कोई भी तत्व जो होता है उसकी परमाणुएं स्वतंत्र अस्तित्व बहुत ही कम रखती हैं यदि हम इनर्ट गैसों को देखें तो, उनको छोड़ करके। तो वो आपस में संयोग कर जाती हैं और वो संयोग करने के बाद यानी जुड़ने के बाद वो स्थायित्व को प्राप्त कर लेता है। यानी वो अपने इस फॉर्म में, पृथ्वी के उस माहौल में अपने आप को ढालने के लिए क्या करता है कि वो किसी तरह से बंध बनाता है और उसके साथ जुड़ने के बाद वो स्थायी हो जाता है। इनके लिए हम यहाँ पर कुछ बातें देखें। यहीं पर हम यहाँ पर बात कर रहे थे, क्या लिखा हुआ है, अधिकांश तत्वों के परमाणुओं का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता है, यानी कि ये फ्री फॉर्म में नहीं होता है। ये आपस में संयोग कर अणु बना लेते हैं। इस प्रकार से अणु परमाणु का एक समूह बन जाता है जिसे मॉलिक्यूल कहते हैं, ठीक है। अब यहां पर अणु कितने प्रकार के होते हैं यानी मॉलिक्यूल कितने प्रकार के होते हैं, उनको समझें थोड़ा सा। देखें, एक तो होता है समपरमाणु बोल सकते हैं, आइसो एटॉमिक बोल सकते हैं, कुछ लोग आइसो न्यूक्लियर भी बोलते हैं इसको, है ना। तो ये होमो न्यूक्लियर भी बोल सकते हैं। तो जैसे, और यहां पर और एक शब्द आता है द्विपरमाणु, आइसो एटॉमिक या आइसो न्यूक्लियर, डाई एटॉमिक, द्विपरमाणुक, मॉलिक्यूल, यानी दो समान परमाणु आपस मिलकर के क्या बना लेते हैं, जैसे H2F2 N2 Cl2 F2, इस टाइप का मॉलिक्यूल बनाते हैं। दूसरा मॉलिक्यूल कैसा होता है, जिसमें वो समनाभिकी यानी कि होमोन्यूक्लियर ही होता है, आइसोन्यूक्लियर ही होता है, लेकिन वो बहुपरमाणुक होते हैं यानी मल्टी एटॉमिक होते हैं। तो जैसे P4 S8, ये इसका एग्जाम्पल है, ठीक है। नेक्स्ट देखें, विषम नाभिकी हेट्रोन्यूक्लियर। तो ये हेट्रोन्यूक्लियर द्विपरमाणु, 2 परमाणु वाले, जैसे HCl HF CO NO, इसी तरह से और भी है HI। ये सब क्या होते हैं, 2 अलग अलग परमाणु में मिलकर के
दो परमाणु वाले न्यूक्लियस बनाते हैं या गैप बनाते, सॉरी, मॉलिक्यूल बनाते हैं। और उसके बाद होता है विषम नाभिकी। इसको तो अच्छे से जानते हो कि कोई भी दो या दो से ज़्यादा जो बहुपरमाणु बोले मल्टी एटॉमिक मॉलिक्यूल्स बनते हैं। तो जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है NH3H2O CO2। मुझे लगता है कि ये बात समझ में आ गई होगी। समान परमाणु वाले, समान दो परमाणु वाले, समान दो से ज़्यादा एटम वाले मॉलिक्यूल, असमान दो एटम वाले और असमान दो या उससे कहीं ज़्यादा वाले, क्या बोले, दो से ज़्यादा वाले। जैसे यहाँ पर अपन बात करूँगा H2CO3, तो इसमें बहुत सारे अलग अलग एलिमेंट्स आ गए जो इसी के एग्जाम्पल में आएंगे। ठीक है, इसी तरह से H2SO4, K4, FeCN6। ये जरूरी नहीं होता है ना, ये याद नहीं होता सर ऐसे करके, वो बाद में बात है। तो इस तरह से ये भी इसी के एग्जाम्पल में आएंगे। तो इस फॉर्म में होते हैं ये परमाणुएं, ये एटम्स किस फॉर्म में होते हैं? कंपाउंड के फॉर्म में होते हैं या संयुक्त फॉर्म में होते हैं, यानी किसी से मिल करके होते हैं। ठीक है, तो ये अलग नहीं हो करके वो मिल करके रहते हैं किसी न किसी रूप से। क्यों? क्योंकि उस स्थिति में वो एटम ज़्यादा स्टेबल होता है, ज़्यादा स्थायी होता है। तो चलें थोड़ा सा आगे चलते हैं, फिर बातें हम बढ़ेंगे आगे की ओर। अब यहां पर बातें आती है कि भाई ऐसा क्यों? किसी भी अणु में परमाणुओं के बीच कुछ आकर्षण बल होता है ताकि वे जो परमाणु है वो क्या हो जाए, स्थायी हो सके। इसी आकर्षण बल को रासायनिक बंध कहते हैं। केमिकल बॉन्डिंग होता क्या है, रासायनिक बंध क्या होता है, कल भी बातें हुई थी। दो या दो से अधिक परमाणु, या यूं कह सकते दो परमाणुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल क्या कहलाता है? केमिकल बॉन्डिंग कहलाता है। क्लियर? दो परमाणुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल केमिकल बॉन्डिंग कहलाता है। यहां पर लिखा है रासायनिक बंध वह बल है जो विभिन्न परमाणुओं को एक ही अणु के रूप में बांध के रखती है। यानी दो हाइड्रोजन बोल रहे हैं तो वो H2 बोल रहे हैं, मतलब दोनों परमाणु के बीच में कोई ना कोई आकर्षण होगा। और वो क्या है वो तो पढ़ना है ना हमें, कैसे होता है ये भी तो पढ़ना है ना हमें। क्लियर है? आगे चलें। अब देखें, इस बेस पर हमारे दिमाग में कुछ बातें आती हैं, उनको हम एक बार सोचते हैं। पहली बात तो है कि ये परमाणुएं आपस में जुड़ती हैं और जुड़ करके बहुत अलग अलग प्रकार के कंपाउंड्स या मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, और जिससे पूरी दुनिया बनी हुई है। अब सवाल आता है कि ये पहले क्वेश्चन है कि ये संयोग क्यों करते हैं, आपस में जुड़ते क्यों हैं, इसका भी जवाब हमें ढूंढना है। दूसरी बातें होती है कि ये अणु जो होता है इनके बनने में कुछ निश्चित संख्या में ही क्यों ये जुड़ते हैं। जैसे H2 हो गया, जैसे यहां पर ये निश्चित, देखो ये आपस में जुड़ते क्यों हैं। दूसरी बात है अगर जुड़ भी जा रहे हैं तो वो एक निश्चित संख्या में जुड़ रहे हैं। जैसे अगर हम यहां पर बात करते हैं H2 की बात करते हैं, सॉरी H2 बन रहा है या H2O बन रहा है या NaCl बन रहा है या यूं कह सकते हैं CH4 बन रहा है, तो एक निश्चित SO2 बनता है। एक निश्चित संख्या में क्यों होते हैं? और कहीं कहीं पे तो बिल्कुल फिक्स है। जैसे यहां पर आप देखोगे SO बनता है, SO2 बनता है, SO3 भी बनता है। ठीक है, लेकिन ये इतनी संख्याएं क्यों हैं? ऐसा क्यों नहीं हो रहा है कि SO बना, SO2 बना, SO3 बना, तो SO4 क्यों नहीं बन जा रहा है? ये सब बातें आती हैं। तो एक निश्चित संख्या में ही क्यों जुड़ती हैं? ठीक है, H2O है, ठीक है, H2O2 बनता है, लेकिन कुछ चीज़ों तो बहुत फिक्स है। जैसे कि अगर मैं बोलूं कि HF हो गया, HCl हो गया, ये फिक्स है। तो कुछ जगहों पर बिल्कुल ऐसा ही क्यों होता है, इसका रीज़न हमें ढूंढना है। तीसरी बातें हैं कि एक निश्चित आकृति बनती है। अगर मैं यहां पर बोलूं BeCl2 का स्ट्रक्चर जो होता है वो ऐसा होता है कि बीच में Be होता है, यहां पर Cl, यहां पर Cl होता है। ऐसा ही क्यों बनता है? ये इसकी निश्चित संरचना होती है, और वो निश्चित संरचना में ही क्यों होती है। BF3 की बात करूं तो ये बिल्कुल ऐसा होता है, B बीच में होगा और ये ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर में होता है।
आगे जाकर के ये पढ़ोगे आप लोग। तो ऐसा ही क्यों होता है, ये भी एक क्वेश्चन है। तो इन्हीं सारे प्रश्नों का जवाब हमें ढूंढने हैं अभी, ठीक है। इसी तरह से संयोजन करने वाले परमाणुओं के बीच लगने वाले बलों की प्रकृति क्या होगी, यदि वो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन आपस में जुड़ रहा है तो कैसा है ये, क्या है ये, इसके बीच में आकर्षण का कारण क्या है। Na और Cl आपस में जुड़े हुए हैं तो इनके बीच आकर्षण का कारण क्या है। इसी तरह से O3 में 3 ऑक्सीजन आपस में जुड़े हुए हैं तो उसका आकर्षण का क्या है। NH4+ है तो उसमें ये एक नाइट्रोजन के साथ 4 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है और उसमें एक प्लस चार्ज भी है, साथ में सब मिलाकर के इसमें किस तरह का आकर्षण होगा, अट्रैक्शन होगा। ये ऐसे क्वेश्चन हमारे पास हैं और इन्हीं क्वेश्चन का जवाब हमें ढूंढना है इस चैप्टर में। चलें, इन सब के लिए समय के साथ साथ बहुत सारे सिद्धांत आए, बहुत सारे बातें आई और उन सिद्धांतों के आधार पर हम समझाएंगे। तो कौन कौन सा हमें सिद्धांत है मूल रूप से हमें जानना है। देखें, कोसेल लेविस थ्योरी, दूसरा होता है वेस्पर थ्योरी, तीसरा होता है वीबीटी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, फिर पढ़ोगे एमओटी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ये सब हम पढ़ेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि रासायनिक बंध जब बनता है तो बनने वाले जो पदार्थ होते हैं या मॉलिक्यूल होता है उसकी एनर्जी कम होती है। एक थ्योरी ये भी कहता है कि जब बॉन्ड बनता है तो उस टाइम उसके एनर्जी रिड्यूस होते हैं। मतलब ये कहूँगा कि H+H गिव्स H2, C+O2 गिव्स CO2। इनकी टोटल एनर्जी को यदि हम कह दें ER कह दें और इसकी टोटल एनर्जी को हम EP कह दें, तो नॉर्मली ऐसा होता है कि जब बॉन्ड बन जाती है तो ER टोटल एनर्जी ज़्यादा होगा EP की। मतलब ये प्रोडक्ट है और ये मॉलिक्यूल की एनर्जी कम होती है जिनसे वो बना होता है। यानी कि इनके बीच क्या हुआ, अभी आपस में बंधन नहीं है, जब बॉन्ड बनता है तो कुछ एनर्जी रिलीज हो जाती है। इसका मतलब है कि इसकी एनर्जी में कमी हो रही होती है। ठीक है, तो ये एक साइंस यहां तक भी है। तो चलो हम आगे बात करते हैं। जहां भी प्रॉब्लम होगा हम लास्ट में बात करेंगे। एक रिवीजन जरूर दिया करेंगे अब जब क्लास कंप्लीट होता है। अब यहां पर देखिए कुछ और बातें। रासायनिक आबंध का कोसेल लेविस सिद्धांत, कोसेल लेविस थ्योरी 1916 में दिया गया। लुइस और कोसेल ने, लेविस एंड कोसेल ने 1916 में दिया इसने। और इसको जो प्रोग्रेस किया है, इसमें डेवलपमेंट लाया लैंगम्यूर ने। इसने क्या कहा, इस बात पे कंप्लीट बातें हो जाती हैं। लिखा है, परमाणु के अंतिम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होने पर वह स्थायित्व ग्रहण कर लेता है। छोटी सी बात लेकिन बहुत बड़ी बात। को इसको कहते हैं ऑक्टेट रूल भी कह सकते हो या अष्टक नियम भी कह सकते हो। ठीक है, नियम क्या क्या कहता है, किसी भी परमाणु के अंतिम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। ऐसा नहीं सबके लिए, बहुत छोटे एलिमेंट जैसे हीलियम और हाइड्रोजन के लिए नहीं बात होती है ऐसा। ठीक है, मतलब हाइड्रोजन, हीलियम, नियॉन, सॉरी हाइड्रोजन मैं लिख देता हूँ, ऐसे में भूल जाओगे। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, इन एलिमेंट्स के लिए नहीं। इसमें तो कुछ दूसरी बातें, दूसरी खेल चल रहा होता है। ठीक है, लेकिन बाकी इसके बाद जो एलिमेंट्स आते हैं इनमें क्या होता है, वो 2 पूरा करना चाहता है क्योंकि ये हीलियम के नज़दीक होता है और वो फर्स्ट एनर्जी, एक बात होता है किसी भी परमाणु के फर्स्ट एनर्जी स्तर में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाए तो वो स्टेबल हो जाएगा। लेकिन अगर इसके बाद चाहे वो 3rd एनर्जी लेवल हो, चाहे 4th एनर्जी लेवल हो, चाहे 5 हो या 6 हो, ये सारे एनर्जी लेवल में जब वो अगर वो एनर्जी लेवल लास्ट एनर्जी लेवल है या वैलेंस शेल है तो उसमें 8 होना जरूरी है। यानी 8वें भाग में, 8वें कोश में
अंतिम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए तो स्थायी हो जाएगा। अंतिम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए तो स्थायी हो जाएगा। यही कह रहा है। क्या कहने की कोशिश करा? अंतिम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होने पर वह परमाणु, वह एटम स्टेबल हो जाता है। ठीक, चलते हैं कुछ एग्जाम्पल की तरफ चलें। आप ये जानते हो कि यहां पर ऐसा कुछ एग्जाम्पल हमारे पास है जो कि स्टेबल है, इनको किसी से कोई बंध बनाने की जरूरत नहीं है, रिएक्शन ही नहीं करती इसी कारण से, क्योंकि उनके अंतिम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन है। हीलियम के बारे में बताया था मैंने, छोटा परमाणु है तो इसका पहला ही एनर्जी लेवल है। ठीक, एटॉमिक नंबर 2, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करूं सिंपल तो 2 ही होगा। नियॉन, इसका एटॉमिक नंबर 10, तो सिंपल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोरबरी स्कीम के बेस पर 28, अंतिम में 8 चला गया। आर्गन 18, क्रिप्टॉन 36, जेनॉन 54 और रेडॉन 86। तो इसका क्या होगा? सेकंड का 2, 8, 8, इसका क्या हो गया? 2, 8, 18, 8, इसका क्या हो गया? 2, 8, 18, 18, 8। इसी तरह से इसका कितना हो जाएगा? 2, 8, 18, 32, 18, 8। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा इसका। हम देख रहे हैं कि इन एलिमेंट्स के अंतिम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन है। ये किसी से ना रिएक्शन करेगी ना कोई इससे रिएक्शन करेगा, मतलब रिएक्शन करना नहीं है, ये स्टेबल हो चुका है, स्थायी है। तो बोला लुईस कोसेल ने कहा, यानी यहां पर अगर किसी परमाणु के अंतिम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होगा तो वो स्टेबल होगा, स्थायी होगा। तो दूसरे भी एलिमेंट जो होता है इसी के समान होने की कोशिश करता है। जैसे मैं अगर बात करूं, सोडियम की बात करते हैं, सिंपल एक एग्जांपल में समझें। इसका एटॉमिक नंबर 11 है, तो 11 है, देखो ना किसके नजदीक है? नियॉन के। बोलो, तो कोई भी एलिमेंट अपने नजदीक वाले इनर्ट गैस के समान इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाने की कोशिश करता है। अब यहां पर इसका करें तो कितना होगा? 2, 8, 1 होगा। और नजदीक वाला एलिमेंट के समान बनने के लिए क्या होगा? उसको 2, 8 होना पड़ेगा। तो 2, 8 होने के लिए क्या होगा? अंतिम कोश का इस इलेक्ट्रॉन को दान कर देगा, तो ये इलेक्ट्रॉन निकल गया और ये खुद बन गया है, नियॉन के समान हो गया है, Na+। तो Na+ का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बिल्कुल इसी की तरह है। बोलो, इसी तरह से मैग्नीशियम की बात करो, कैल्शियम की बात करो, सोडियम की बात करो, ऑक्सीजन की बात करो, अधिकांश एलिमेंट अपने नजदीक वाले इनर्ट गैस के समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाने की कोशिश करता है। ये इसका ऑब्जर्वेशन था। ठीक है, तो लुईस कोसेल का आपको सिद्धांत पता चल गया है। तो यहां पर एक और उसी चीज को हमने लिख दिया इस तरह से, विभिन्न तत्वों के परमाणु रासायनिक संयोग इसलिए करते हैं ताकि उनकी संयोजकता कक्ष यानी कि संयोजी कोश यानी वैलेंस शेल ना, SHELL, वैलेंस शेल पूर्ण होकर स्थायित्व प्राप्त कर ले, अष्टक पूर्ण कर स्थायित्व प्राप्त कर ले। छोटे एलिमेंट्स के लिए क्या होता है? द्विक यानी कि डबल होता है। ठीक है, 2 होता है। चलिए, हो गया? हाँ, रासायनिक संयोजन के प्रकार। परमाणुओं का रासायनिक संयोजन के 3 प्रकार होते हैं। सिंपल सी बात बोलने वाला हूं, ध्यान से सुनिएगा। रासायनिक संयोजन के प्रकार यानी केमिकल बॉन्डिंग के 2 एलिमेंट्स आपस में संयोजित करते हैं यानी बॉन्डिंग करते हैं, वो कितने प्रकार का होगा, किस किस तरह से करेगा? तो इनको हम जरा एक बार देखें। मैं इसको थोड़ा सा बैक कर दूं, सिंपल बात करूंगा। यहां पर एक तरीका होगा इलेक्ट्रॉन आदान प्रदान यानी ट्रांसफर, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, इलेक्ट्रॉन को E- करके लिख देते हैं ना, ध्यान रखना, सिंबल बना देते हैं। तो इनका आदान प्रदान यानी स्थानांतरण जिसको इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कहते हैं,
जिसमें क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन दान करना या ग्रहण करना, ठीक है। दूसरा होता है इलेक्ट्रॉन का साझा, शेयरिंग। तीसरा होता है इलेक्ट्रॉन पेयर, साझा, कुछ लोग साझा भी बोलते हैं इसको, या ट्रांसफर भी कहते हैं, यानी आदान प्रदान कहते हैं, स्थानांतरण कहते हैं। ये इस तरह से तीन मूल रूप से ये घटनाएं होती हैं। तो ठीक है, तो क्या क्या बोला मैंने, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, ठीक है, और दूसरा क्या बोला, शेयरिंग, और यहां पर क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन पेयर, ट्रांसफर। इन सब बातों को मैं यहां पर आपको करते जाता हूं, ठीक है, ध्यान से देखते जाइएगा। तो ये सब मैं यहां पर डिटेल में रखा हूं, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, ये समझ में आ जाएगा जैसे मैं बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट टाइप क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन त्याग करना, यानी डोनेट करना, ठीक है। इलेक्ट्रॉन जब कोई डोनेट करता है तो क्या होता है, बोलो, वो पॉजिटिव आयन बना लेता है, यानी किसको क्या बोलते हैं, कैटायन बना लेता है, ठीक है। पॉजिटिव आयन, कैटायन, धन आयन, पॉजिटिव आयन को क्या कहते हैं, कैटायन, या कैटायन को हिंदी में बोलते हैं धन आयन बन जाता है। दूसरी बात क्या होगी, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना, गेन करना, एक्सेप्ट करना, ठीक है, इलेक्ट्रॉन गेन करना या एक्सेप्ट करना। जब ऐसा होता है तब क्या होगा, वो एनायन बनाता है, ठीक है, क्या बनाता है, एनायन बनाता है। एनायन यानी कि क्या बोलते हैं, जिसको ऋण आयन कहते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद होता है दूसरी बातें, एक दूसरे से अष्टक पूर्ण करने के लिए, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए वो इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करता है, जो मैंने भी बताया वही चीज मैं रिमाइंड करा रहा हूं आपको, ठीक है। फिर लास्ट है इलेक्ट्रॉन पेयर का ट्रांसफर, ठीक है। तीन बातें क्लियर हो गई। तो ये बातें आपको अपनी कॉपी में नोट जरूर करिएगा, ठीक है। थोड़ी थोड़ी बातें करेंगे, ये इस तरह से क्या क्या बॉन्डिंग बनेगी, क्या क्या होने वाला है, इसके बारे में हम बातचीत कर सकते हैं। फिर देखें, अब देखो, एक शब्द आता है, एक वर्ड आता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस सेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अब मैं आपको यहां पर बताना चाहूंगा कि अगर मैंने लिया हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 1s1, इस तरह से, या नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करूंगा तो सिर्फ 1 होगा, ठीक है। अगर मैंने लिया यहां पर लिथियम, एटॉमिक नंबर 3, एटॉमिक नंबर कितना, 3, तो 3 हुआ तो क्या होगा, 1s2, 2s1, अच्छा, इस तरह से 2-1 हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगर मैंने सोडियम लिया तो क्या होगा, 11 एटॉमिक नंबर, 1s2, 2s2, 2p6, 3s1, 181, 281। अब आप सब में एक चीज चेक करो कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन कौन सा है, बोलो बेटा। नोट्स कैसे बनाएं, जो लिखा हुआ है उसे आप नोट कर सकते हैं, बस यही बात कहूंगा। और दूसरी बात है, जो पढ़ रहे हो वो पूरी बातें कंप्लीट पढ़ा रहा हूं, इसलिए कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। चलें, इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कौन सा, ये एग्जांपल दिया ना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन टिक लगा दो, ये लो, ये नोट्स बन गया ऊपर लिख करके। चलें, हाइड्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कौन सा हुआ, ये एक। लिथियम का कौन सा हुआ, ये। और ये कौन सा हुआ, तो कौन सा होता है, जो वैलेंस सेल में होता है। तो वैलेंस सेल किसको बोलते हैं, लास्ट सेल को बोलते हैं। तो लास्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ये बात है। चलें, लेविस बिंदु संकेत या लेविस डॉट सिंबल, हमने कल आपको प्रैक्टिस करा दिए हैं सारी चीजों को, और आप जानते हो कि उस प्रैक्टिस के साथ
हम ये सारी चीजें कर रहे हैं और जो चीजें आपने कल किए होंगे वही चीजें बार बार आज की क्लास में आएगा। तो कल जो क्लास हुआ था वो बेसिक है इस चैप्टर का, समझ रहे हैं ना। तो चलिए लेविस डॉट सिंबल, लेविस डॉट सिंबल ये क्या होता है? लेविस डॉट सिंबल जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको डॉट के रूप में दिखाते हैं। किसी भी एटम के लास्ट सेल में इलेक्ट्रॉन जो होगा उसे डॉट के रूप में शो करते हैं, इसको लेविस डॉट सिंबल कहते हैं। सिंपल सी बात है। अब यहां पर कुछ एग्जांपल तो लिख दिया गया है, अगर आपको यह करना है तो 2-3 तरीके अपना सकते हो। फर्स्ट एग्जांपल पे ध्यान दें। जैसे मैं अगर कहता हूं कि सोडियम का लेविस डॉट सिंबल क्या होगा, तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा वो सोचिए। इसका एटॉमिक नंबर मुझे पता होना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करूंगा 2 तरह से कर सकता हूं, जैसे 281 भी करता हूं तो भी मेरा काम चल गया। तो लेविस डॉट सिंबल क्या होगा? लास्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है? 1। तो सोडियम का सिंबल लिखूंगा और उसके अंत में एक डॉट लगा दूंगा। दूसरा तरीका क्या होगा? सोडियम का एटॉमिक नंबर 1s2 2s2 2p6 3s1। जो वैलेंस सेल है ये अंदर वाला सेल हो गया, फर्स्ट सेल, सेकंड सेल, पहला एनर्जी लेवल, सेकंड एनर्जी लेवल एंड लास्ट एनर्जी लेवल ही लास्ट सेल होगा। लास्ट सेल को हम ओपन करके देखते हैं तो इसमें कितना s है, तो s में एक ऑर्बिटल होता है और उसमें इलेक्ट्रॉन 1 है, तो मैं इस इलेक्ट्रॉन को 1 लिख दिया। अब मुझे नजर आ रहा है कि एक ही इलेक्ट्रॉन है जो कैसा है? अनपेयर है। तो मैं सोडियम, इसका लेविस डॉट सिंबल क्या होगा? एक ही इलेक्ट्रॉन है, डॉट के रूप में दिखाऊंगा। वही बात है, दूसरा तरीका हो गया। तीसरे तरीके भी बात करूंगा। तीसरा तरीका यह है कि आप यहां पे आइए पीरियोडिक टेबल में। पीरियोडिक टेबल में किसी ये फर्स्ट सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स दिखा दे रहे हैं, तो इसका ग्रुप कौन सा होगा? ग्रुप, फर्स्ट ए ग्रुप, सेकंड ए ग्रुप, कल बात हुई थी क्या? थर्ड ए ग्रुप, फोर्थ ए ग्रुप, फिफ्थ ए ग्रुप, सिक्स ए ग्रुप, 7 ए ग्रुप, 8 ए ग्रुप। इस फर्स्ट ए ग्रुप के अंतिम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है। भाई ये ग्रुप नंबर मतलब उसके लास्ट सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, वो ग्रुप नंबर के इक्वल होता है। तो ग्रुप नंबर 1 है मतलब इसमें अंतिम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है। ग्रुप नंबर 2a है तो 2 इलेक्ट्रॉन्स है, 3 है तो 3 इलेक्ट्रॉन्स है, 4 है तो 4 इलेक्ट्रॉन्स है, 5 है तो 5 इलेक्ट्रॉन्स है। ये गलत तरह से लिखा गया, इसको ठीक करना है आपको, तभी तो ये बुक में लिखा हुआ चीज़ है। लिखते समय इस बात पे ध्यान दें कि जो सिंबल लिखेंगे उस सिंबल में इलेक्ट्रॉनों को डॉट में लगाना है। एक इलेक्ट्रॉन का, दूसरा इलेक्ट्रॉन का, तीसरा और चौथा, 5वां इलेक्ट्रॉन को आप उनके साथ पेयर करेंगे। 6 7 8 मतलब क्या बोला मैंने? 1 2 3 4 5 पेयर बनाएंगे, 6 पेयर बनाएंगे, 7 पेयर बनाएंगे, 8 पेयर बनाएंगे। ये है सिस्टम। तो यहां पर क्या हुआ? लिथियम का 1 डॉट, बेरिलियम में 2 इलेक्ट्रॉन है तो 1 2, कहीं भी लगाइए, इधर इधर कहीं भी लगाइए, फैला के लगाइए, 1 2 3। इसमें कार्बन में 4 होते हैं, 1 2 3 4। नाइट्रोजन में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो भरते समय ध्यान रखना 1 2 3 4 5, एक पेयर हो जाएगा, 3 अनपेयर है। ऑक्सीजन में 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन है। फ्लोरीन में 7, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। नियॉन में 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। हम सब कुछ पढ़ चुके हैं ना, याद है ना आपको?
तो ये बात होना बहुत जरूरी है, जो जो चीजें बताया जा रहा है अब सिस्टमेटिक तरीके से बताया जा रहा है आपको, ठीक है। तो ये हुआ लेविस डॉट सिंबल। तो लेविस डॉट सिंबल 3 तरीके हो गए, ग्रुप वाइज भी कर सकते हो। अगर हमने किसी ने पूछा कि भाई सल्फर का लेविस डॉट सिंबल क्या है, तो सल्फर किस ग्रुप में है, ग्रुप नंबर 6 में है, तो अंतिम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन है। 6 ग्रुप यानी 16 ग्रुप। ग्रुप को 2 तरह से बोला जाता है, 1 2, और यहां बोरॉन से हो गया 13 14 15 16 17 और 18 ग्रुप, ऐसे भी बोलते हैं। 18 ग्रुप को 0 ग्रुप भी बोलते हैं, ये भी एक बातें हैं। सब पढ़ चुके हो बेटा, कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं है अब। इसलिए बोलते हैं सिस्टमैटिक तरीके से लाइन से चैप्टर वाइज पढ़ते जाओ, कहीं तकलीफ नहीं होगा। एनसीईआरटी ने बहुत बढ़िया अरेंजमेंट करे हैं अपने चैप्टर्स का। चलो, ये किस ग्रुप का एलिमेंट है, ऑक्सीजन वाले का। तो ऑक्सीजन का जो लेविस डॉट सिंबल है इसका भी होगा, एस सिंबल लगाने के बाद 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना इसके लास्ट सेल में, तो 6 लगा दिए। ऐसे ही है। तो ये है लेविस डॉट सिंबल। हम आगे जाकर के लेविस डॉट स्ट्रक्चर भी पढ़ने वाले हैं, ये भी ध्यान देना। लेविस डॉट सिंबल तो हो गया, लेविस डॉट स्ट्रक्चर भी पढ़ने वाले हैं। चलो, क्या हुआ विकास कुमार सिंह, क्या अपराध है बताइए, क्या बोलना चाहते? कल नहीं पढ़े हैं, कैसे नहीं पढ़े होंगे आपने? कल तो हम पढ़ाए थे, बोलिए जल्दी से, टाइम नहीं लगाया करें। तो ये हुआ आपका लेविस डॉट सिंबल। पीछे के चैप्टर अगर नहीं पढ़े हो तो आप गलती कर रहे हो, पीछे से शुरुआत करो जो चैप्टर चल रहा है, कोई तकलीफ नहीं होगा, आपका पूरा पूरा कोर्स हो जाएगा, ठीक। लास्ट सेल, आउटर मोस्ट सेल, क्या क्या, ठीक है, आपको पता है क्या है। चलो आगे चलते हैं। शुरू से पढ़ोगे, ये नहीं कि लाइव आ रहा है तो उसको कर ही लें और भाग जाएगा, ऐसा नहीं है। आप पीछे से आओ, ये क्लास कहीं नहीं जाएगा और आपको परफेक्ट समझ में आएगा, कोई बिना डाउट का, ये बात ध्यान रखिए, ठीक है। पढ़ाई पूरी होती है, किसी तरह की कोई कमी नहीं होता है, इस बात पे ध्यान रखें। ऐसे में तो फिर आपका बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा, बहुत बड़ी तकलीफ में पड़ जाओगे आप। चलिए, तो बात समझ में आया कैसे कैसे ये काम करते हैं। चलो, अब यहां पर इस बात पे ध्यान दें कि जो हमने लेविस डॉट सिंबल बनाए थे, इसका सिग्निफिकेंट क्या है, कितना सिग्निफिकेंस है, इसको क्या यूज है, क्या महत्व है हमारे लाइफ में या हमारे केमिस्ट्री में। बिल्कुल 2 बातें तो पता चल जाती है। एक तो पता चल जाता है भैया, अगर लेविस डॉट सिंबल करते हो तो उसके वैलेंस सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस सेल यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉनों की संख्या की पता चल जाते हैं, नंबर ऑफ वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन्स। सेकंड पता चल जाता है उसकी वैलेंसी। अब ये वैलेंसी की खेल शुरू हो रहा है। संयोजकता, वैलेंसी कैसे निकाला जाएगा, नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स। नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को क्या कहते हैं, उसकी संयोजकता कहेंगे, क्योंकि वही उसकी बॉन्ड बनाने में भागीदार होगा। तो अभी आपने देखा लिथियम में एक अनपेयर है, तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी, वैलेंसी को एक्चुअली स्मॉल एन से डिनोट करते हैं ना, ध्यान रखना, ठीक है। तो इसका वैलेंसी कितनी होगी, 1। अगर मैं बेरिलियम की बात करूं, एटॉमिक नंबर कितना है, एटॉमिक नंबर 4, तो क्या होगा 2 लास्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, सेकंड ग्रुप का एलिमेंट है, तो लास्ट सेल में तो इसका वैलेंस सेल, ये देखो 2 अलग जगह मिल गया, तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी, 2। ऑक्सीजन की बात करते हैं, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 2 6, तो कितना होगा ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6, 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी वैलेंसी होगी 2, ठीक है। इससे ये बात पता चल जाता है, काफी आसान होता है केमिस्ट्री। तो हम इसीलिए बोलते हैं कि जब भी किसी चैप्टर को चालू करते हैं तो थोड़ा इंट्रोडक्शन पोर्शन रखते जरूर हैं और हर वो टॉपिक को बताते हुए आगे चलेंगे, ताकि आपको किसी तरह की कोई तकलीफ ना हो। बिल्कुल आपके सामने लिखा हुआ पोर्शन में भी है और बिना लिखा हुआ भी, दोनों रूपों में है। अब चलते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग के प्रकार। रासायनिक बंध के प्रकार।
केमिकल बॉन्डिंग कितने प्रकार के होते हैं और उनके क्या शॉर्टकट्स हैं वो समझें। फर्स्ट, आयनिक बॉन्ड। सेकंड, कोवेलेंट बॉन्ड। थर्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और सबके दूसरे भी नाम हैं, डबल नाम वाले हैं सब, तो एक नाम कम से कम जान लें। रासायनिक बंध 3 प्रकार के होते हैं, आयनिक बंध, सहसंयोजी बंध और उपसहसंयोजी बंध। इन सारे बंधों को आपको समझना है और बहुत डिटेल में समझना है। और क्या डिटेलिंग होगी वो तो देखेंगे आज। मैंने शुरुआत में बताया था कि डिटेल्स हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो आयनिक बंध में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होता है, यानी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होने के कारण जब कोई बॉन्ड बनता है तो उसे आयनिक बॉन्ड कहते हैं। मतलब मेरे पास 2 एलिमेंट है ए और बी, ए का इलेक्ट्रॉन बी की तरफ ट्रांसफर हुआ तो ए जो है पॉजिटिव हो गया और बी जो है नेगेटिव हो गया, और इस तरह से फाइनली ए बी बना। एक एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ तो ऐसा हुआ, 2-2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ तो बात अलग होगी। तो बहुत सारे एग्जाम्पल हम लोग पढ़ने वाले हैं इसके साथ और काफ़ी चीज़ें होने वाली है। दूसरा है कोवेलेंट बॉन्ड, जिसको सहसंयोजी बंध कहते हैं। इलेक्ट्रॉनों के साझे से बना बंध, इलेक्ट्रॉन का साझेदारी होती है। यानी कि अगर एक परमाणु हुआ, उसके अंतिम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है, दूसरा परमाणु है उसके अंतिम कोश में 1 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, अनपेयर इलेक्ट्रॉन, ना ध्यान रखिए। वो दोनों अनपेयर इलेक्ट्रॉन ए का और दूसरी बातें होंगी बी का वो अनपेयर इलेक्ट्रॉन, ये दोनों एक जगह पे शेयरिंग करेगा इस तरह से। इनको कई तरह से दिखाया जाएगा आपके पास, और इस तरह से अनपेयर इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करती है, एक जगह आती है और वो दोनों का हो जाता है। जैसे ये दोनों इलेक्ट्रॉन ए का भी है और ये दोनों इलेक्ट्रॉन बी का भी हो जाता है। एक तरह से दोनों को सहयोग मिलता है, तो ये शेयरिंग कहलाता है, साझा मिलता है, ठीक है, साझेदारी होती है, पार्टनरशिप होता है। तो ये इस तरह का बॉन्डिंग होता है। और थर्ड जो है, ऐसा होता है कि किसी एक एटम के पास कोई इलेक्ट्रॉन पेयर है और दूसरा एटम जो है उसे 2 इलेक्ट्रॉनों की रिक्वायरमेंट है, आवश्यकता है। तब ए ने अपना इलेक्ट्रॉन पेयर बी को क्या किया है, कोऑर्डिनेट किया है, सहयोग किया है। तो इस तरह की भी बातें होती। तो हमारे पास ये जो बंध हुए, फिर मेटेलिक बॉन्ड आता है आगे जा कर के। नॉन मेटल का तो ये हो जाता है आपका मेटालिक बॉन्ड, उसके स्पेशल अलग टर्म्स होते। तो केमिकल बॉन्डिंग की बात हो रही है ना, तो नॉर्मली हम 3 केमिकल बॉन्डिंग के बारे में पढ़ते हैं, और उसके बाद जो मेटालिक बॉन्ड वगैरह है उसको बैंड थ्योरी के अंदर पढ़ा जाता है, वो एक अलग साइंस बन जाता है फिर, ठीक है। चले आगे। अब हम जो पढ़ रहे थे उसको थोड़ा सा आगे बता रहा हूं, आप ध्यान से देखिएगा। ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के कारण जो बॉन्ड बनता है, बिल्कुल इजी है। तो इस तरह के बॉन्ड को कहा जाता है आयनिक बॉन्ड। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे आयनिक बॉन्ड या विद्युत संयोजी बॉन्ड, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। तो इसमें एक ही बात है, किसी 2 परमाणु के मध्य इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण या ट्रांसफर की वजह से जो बंध बनते हैं उस बंध को हम कहेंगे क्या बंध बनेंगे, विद्युत संयोजी बंध या आयनिक बंध कहते हैं। ऐसा होता है तब क्या होता है, मैंने अभी बताया ना, एक एटम ने जिसके पास इलेक्ट्रॉन था और एक एटम जो इलेक्ट्रॉन लेना चाहती है, तो जो इलेक्ट्रॉन दे रहा हो वो पॉजिटिव हो गया और जो ले रहा हो वो क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। और इस तरह से बना A प्लस बी, और A प्लस बी जो है फाइनली एक दूसरे के नजदीक आएगा, A और B माइनस बन करके, और दोनों ही जुड़ करके बना लिया ए बी। इसका मतलब हुआ कि ए और बी के बीच में, प्लस और माइनस के बीच में एक तरह का अट्रैक्शन होता है। उस अट्रैक्शन को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स, ठीक है, विद्युत आकर्षण बल, स्थिर विद्युत आकर्षण बल। तो यहां बोलेंगे क्या बोले, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। बोला
क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स होता है, जिसको इंटरेक्शन भी बोलते हैं। अट्रैक्शन को एक वर्ड और दिया जाता है, इंटरेक्शन कहा जाता है, जिसकी वजह से ये दोनों एक दूसरे को आकर्षित करती है। आपको पता होगा अपोजिट चार्ज वाला कोई भी दो पदार्थ, दो वस्तुएं एक दूसरे को आकर्षित करती है। जैसे कि मैग्नेट में अपोजिट पोल वाला, विभिन्न क्या बोलते हैं, विपरीत ध्रुव वाला चुंबक एक दूसरे को आकर्षित करती है। वैसे ही अलग अलग आवेश वाला, चार्ज वाला आयन या कोई भी दो वस्तुएं एक दूसरे को आकर्षित करती है। तो एक ए जो है प्लस है और बी जो माइनस है, तो उनमें चार्ज अलग अलग होने की वजह से एक दूसरे के आकर्षित करके जुड़ जाती है और वो न्यूट्रल हो जाता है। यही काम यहां पर होता है। ठीक है, आगे चलें। आयनिक बंध विद्युत संयोजी बंध कहते हैं, और ये पूरी बातें यहां पर क्लियर हो गया। कुछ एक एग्जाम्पल को हम लेकर चलते हैं और उनमें आपको भी प्रैक्टिस करना है, और आपके एनसीईआरटी की बुक में भी ऐसी कई प्रैक्टिस दिए गए हैं, उनको आपको करना होगा। ठीक है, साथ में इस बात पे हमेशा ध्यान देना कि जब कोई आयनिक बॉन्ड बन रहा हो, जैसे एक बच्चे ने लिखा है कि मेटल नॉन मेटल के साथ, ओके, मैंने इससे पहले काफ़ी वीडियोस दिए हैं, उसमें ये बात ज़रूर कहा है कि हमेशा अगर आप इस चीज़ को लेके चलना चाहो तो ऐसे भी आप सोच सकते हो। अच्छी बात है, मुझे रिमाइंड कराया आपने, थैंक यू। जो आयनिक बॉन्ड होता है या आयनिक बॉन्ड जिस कंपाउंड में बनता है उसको आयनिक कंपाउंड कहेंगे। कोवेलेंट बॉन्ड जिस कंपाउंड में होता है उसको कोवेलेंट कंपाउंड बोलेंगे। और कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है जिसमें उस कंपाउंड को कोऑर्डिनेट कंपाउंड कहते हैं। यानी बॉन्ड के बेस पर कंपाउंड को भी क्लासिफाई किया गया है। तो अगर हम सिंपल वे में देखें तो इसमें आयनिक जब बॉन्ड बनता है और जो कंपाउंड बनता है उसमें एक मेटल होगा प्लस एक नॉन मेटल होगा। ठीक है, मेटल वही होता है, जैसे कि बातचीत चल रही थी, मेटल वही होता है जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। सीधी सी बात है। तो ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट होते हैं एक तरह का, तो इसको कह सकते हैं इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट। यस, यानी विद्युत धनात्मक, जो इलेक्ट्रॉन दान करता है विद्युत धनात्मक बोल सकते हैं। इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ आकर्षित करती है, यह है इलेक्ट्रोनिगेटिव। एलिमेंट होता ही है। दूसरी बात है मेटल और नॉन मेटल के बीच में। मेटल इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और नॉन मेटल गेन करेगा। ठीक, तो ये क्या बना लेता है, पॉजिटिव आयन बना लेता है और वो नेगेटिव आयन। इसमें पॉजिटिव नेगेटिव आयन नहीं बनती। यहां पर दो एलिमेंट्स आपस में अगर आते हैं तो दोनों एलिमेंट को दो एटम आते हैं तो दोनों एटम को, दोनों परमाणुओं को इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट रहता है ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। दोनों परमाणुओं को इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। इसमें क्या होता है, इसमें ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इलेक्ट्रॉन को देना पड़ता है इसको, मेटल में, लेकिन इसको लेना होता है। क्यों इस कंडीशन में अगर जाते हैं तो कुछ ऐसा सोच सकते हैं कि कोई एलिमेंट है, उसके अंतिम कोश में 1 से 3 तक के इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। 1 2, मैं ऐसे लिख देता हूं, 1 2 3 करके, 1 2 3 4 5 6 7 8। चलिए हम यहां पे बात करते हैं। ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 से 3 तक है, 4 है, 5 से 7 तक है, और इसको तो जरूरत ही नहीं है। तो 1 से 3 तक है तो ये क्या बनाएगा, ये नॉर्मली मेटल होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। ठीक है, दूसरी बात है ये क्या बनाता है, कैटायन बनाता है। यस, प्लस आयन बनाता है, प्लस आयन, पॉजिटिव आयन। दूसरी बात है ये जो होता है ये क्या करेगा, ये नॉन मेटल होते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, ग्रहण करते हैं, फिर ये बनाता है एनायन बनाता है, यानी नेगेटिव आयन बनाता है। ठीक है, तो ये
एक, दो, तीन इलेक्ट्रॉन दान कर सकता है। जब इलेक्ट्रॉन दान करेगा एक, तो इसमें एक प्लस चार्ज आएगा, दो दान करेगा तो दो प्लस चार्ज आ जाएगा, तीन दान करेगा तो +3 चार्ज आ जाएगा। इधर ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? अब वो किसके नजदीक हो रहा है? 8 में किसके नजदीक हो रहा है? 8 के नजदीक हो रहा है। 5 जो है 8 के नजदीक हो रहा है, क्योंकि हम ऐसे सोचते हैं 8 1, तो ये क्या हुआ? एक दान करेगा 8 बन जाएगा आसानी से। 2 हुआ तो एक दान करेगा, जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे ऐसे बताते जा रहा हूं, 2 8 1 है, तो ऑक्टेट कंप्लीट करना है तो ये आसान होगा, या तो एक इलेक्ट्रॉन ये दान कर दे तो ये 8 मिल जाएगा उसको, या फिर सीधी सीधी बात है 7 प्लस करेगा, 7 जोड़ेगा तब। तो कौन से ज्यादा आसान होगा, एक काम करना कि 7 काम करना? एक। सो ये छोटी छोटी क्लासेस में हम ऐसी बात करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, या 2 हो तो फिर 2 और 6 के बीच में कंपेयर करेंगे 8 होने के लिए, या तो 6 ले या 2 डोनेट करे। इसी तरह से 3 हुआ तो या तो वो 5 ले या 3 डोनेट करे। 4 हुआ तो 4 डोनेट भी कर सकता है, 4 एक्सेप्ट भी कर सकता है, दोनों कंडीशन है, इसलिए मैंने बीच में रखा है उसको, इसके बारे में बात करेंगे हम। इसी तरह से अगर 5 हुआ तो या तो 5 डोनेट करेगा, 5 डोनेट करेगा, या 3 गेन करेगा। बोलो कौन सा आसान होगा? 3 गेन करना आसान होगा, तो 3 गेन करना आसान होगा। 5 है अंतिम कोश में, तो 3 लेना आसान होगा। सो ये क्या बनाएगा? 3 लेकर के -3, 3 इलेक्ट्रॉन ले लिए तो -3, ये 2 ले लेगा -2, ये 1 ले लेगा -1। ये इस तरह से ये इसकी ऑक्सीडेशन नंबर होगी, जब इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा या डोनेट कर देगा, ऑक्सीडेशन नंबर आएगा। तो फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट पर ऑक्सीडेशन नंबर +1, सेकंड का +2, इस तरह से हम कर सकते हैं। जी चल, तो इस तरह से कुछ बातें हमारे दिमाग में आई है। ये सारी चीज़ों को हम जब प्रैक्टिस के साथ लेंगे तो काफ़ी आसान होगा। कहीं हड़बड़ाना नहीं है, कहीं किसी तरह से कुछ नहीं करना है। जो जो बातें हो रही है, कुछ बातें फिसलती है पहले, फिर उसके बाद वही चीज़ें फिर पकड़ में आ जाती हैं। तो ये होता है प्रैक्टिस और पढ़ाई, ठीक है। चलो, तो हमने यहां पर क्या बोला था? यहां पर मेटल और नॉन मेटल, ठीक है। इसमें होता है इलेक्ट्रॉन का जब शेयरिंग होता है तो नॉन मेटल प्लस नॉन मेटल, 2 नॉन मेटल आपस में रहते हैं। तो आपने ये देखा 1 2 3 4 5 6 7 8, तो जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है ना, वो मूल रूप से मेटल होते हैं, और उसके बाद वाला नॉन मेटल होते हैं। नॉन मेटल और मेटल के बीच में मेटलाइट भी मिलता है, आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। जब हम पेरियोडिक टेबल पढ़ाए थे उस टाइम में बातें क्लियर कर चुके हैं, ठीक है। तो बेटा शुरू से पढ़ेंगे तो जो चीज़ें हमने पढ़ा है वो चीज़ें आएंगी। अब यहां पर हम ये बात करेंगे कि वो सारी चीज़ें जो पढ़ी हुई चीज़ें हैं उनको हम रिवाइज में लेंगे या बीच बीच में लाते रहेंगे हर बार, तो ये बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए आप परफेक्ट होके लाइन से चलते हुए चलें, बहुत आसान होगा आपके लिए, ठीक है। क्योंकि अचानक किसी भी चैप्टर में आ रहे हो, अगर ये चैप्टर नंबर 4 है तो चैप्टर नंबर 2 3 के अंदर ये बहुत ही क्लियर बात हुई है, ठीक है। चले, और इस जगह पर इस बात पे ध्यान देना कि यहां पर मेटल नॉन मेटल वाली बात नहीं आती, यहां पर भी नॉन मेटल और नॉन मेटल हो सकता है, और यहां पर मेटल नॉन मेटल भी हो सकता है। एक्चुअली यहां पर जो होता है, नॉन मेटल के बीच में इलेक्ट्रॉन पेयर का आदान प्रदान होगा, स्थानांतरण होगा, लेकिन यहां पर होता क्या है, मेटल जो है नॉन मेटल से इलेक्ट्रॉन पेयर लेता है। यह ध्यान रखिएगा, ये कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में सीखोगे, ये क्लास 12th में पढ़ोगे इस चीज को, और क्लास 12th में चैप्टर नंबर 9 में पढ़ोगे। ये पूरी एक साइंस है, इसका बड़ा साइंस, ठीक है। चलो, ये क्या फुल साइंस है ना ये, जिसको कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री कहते हैं। चलो, यहां पर भी काम चालू तो पढ़ना ही पढ़ना है, काम चलेगा ही चलेगा। तो ये देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, एक एग्जांपल को कवर कर लेते हैं। सॉरी
देखें, सोडियम क्लोराइड अणु का बनना, सोडियम क्लोराइड अणु का बनना जरूर लिख देते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मेशन भी जरूर बोल देते हैं, पर एक्चुअली आयनिक कंपाउंड में कभी भी नहीं कहा जाता है कि मॉलिक्यूल बनता है। आयनिक कंपाउंड में फॉर्मूला बनता है, वो बाद में क्लियर करेंगे, अभी नहीं। अभी तो आपके दिमाग में यही आना चाहिए कि एक NaCl आपस में जुड़ता कैसे है। तो सिंपल दो बातें ध्यान रखोगे। मेरे पास दो चीज़ें हैं, क्या बनाना, NaCl। तो Na है मेरे पास एक एलिमेंट, दूसरा एलिमेंट मेरे पास है क्या, Cl। दोनों से क्या बनेगा, मैं एक ही लाइन में बता रहा हूं, ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे, और वो आपके जनरल नॉलेज में भी ये है कि इसका एटॉमिक नंबर 11, तो 281, यस, और इसके लिए इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन क्या होगा, 287। तो हमने इसका लेविस-डॉट सिंबल ये होगा, इसका लेविस-डॉट सिंबल ये होगा, 1 2 3 4 5 6 7, ये करना है बस, और कुछ नहीं करना। हमें ऑक्टेट कंप्लीट करना है बस। ये ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, और ये एक ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए गेन करेगा। तो दोनों एक दूसरे के नजदीक है, सो इन्होंने इनको दान कर दिया। तो Na बन गया है Na प्लस, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया 8, बिल्कुल नियॉन के समान हो गया है, बोलो, इनर्ट गैस के समान हो गया। प्लस Cl क्या कर लिया है, इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया है। अब क्या हुआ, Cl 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, तो क्या हुआ, बोलो, 2 8 8, ठीक है, और यहां पर माइनस चार्ज आ गया है, इलेक्ट्रॉन लिया है तो, और इस तरह से ये किसके समान हो गया है, ऑर्गन के समान इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। मैं नीचे लिख दे रहा हूं, ये इसलिए जानने के लिए, आपकी समझ के लिए। ये नहीं लिखोगे तो भी चलेगा ना, ध्यान रखना। फाइनल क्या हुआ, Na प्लस और Cl माइनस, ये दोनों मिलकर के NaCl बनाता है। ऐसे ही कई एग्जाम्पल्स को इसी तरह से सॉल्व करते जाना है। एग्जाम्पल सेकंड, अगर मैं कह रहा हूं कि Mg और Cl के बीच की बात करें तो क्या होगा, Mg एटॉमिक नंबर 12 282, यही होगा, अभी पढ़े थे। इसमें कितना होगा, 1 2 3 4 5 6 7, ये देख लिया हो, बताने की जरूरत नहीं है। फिर क्या होगा बोलो। अब सवाल यहां पर आता है कि ये 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, इसके अपने गुण पे जाइए ना, इससे क्या हो रहा है उसे बाद में सोचेंगे, पहले इसको खुद को सोचो, ये कितना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, 2 करेगा, 2 ही करेगा। या बोलो सर ये तो एक ही लेगा, अरे भाई उसके बारे में बाद में बात करेंगे, पहले इसके बारे में सोच लो, एक के बारे में। तो Mg 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करा, प्लस 2 हो गया, अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया 28, हो गया, बिल्कुल नियॉन के समान हो गया। ये नहीं लिखना है, जरूरी नहीं है लिखना नीचे ना, नियॉन का है क्या, ऑर्गन है क्या है, बताने की जरूरत नहीं, मैं आपको बता रहा हूं, समझा रहा हूं कि ऐसा होता है। अब Cl के बारे में सोचें, Cl के बारे में ये सोच रहे हो कि एक इलेक्ट्रॉन गेन करते ही 8 हो जाएगा, ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, तो हो जाएगा Cl 1 2 3 4 5 6 7 8। तो नया दूसरे से इलेक्ट्रॉन आता है ना, थोड़ा सा दिखाने के लिए भी एक इलेक्ट्रॉन यहां पे आया हुआ है, वो थोड़ा क्रॉस स्टार वगैरह जो भी लगा करके इलेक्ट्रॉन को शो कर सकते हो। क्या लिखा है, तो ये रिएक्शन ही तो हो रहा है बेटा अजय सिंह, ठीक है। तो इसमें क्या हो गया, ये बन गया अब 2 8 8, और इसमें चार्ज क्या आ गया, माइनस चार्ज आ गया। अब सवाल ये है कि इसकी वैलेंसी 2 है, इसकी वैलेंसी 1 है, यानी यहां पर 2 तरह से सोचा जा सकता है। आप यहां से सोचना शुरू कर सकते हो, यहां से भी। तो मैं आपको एक तरीका बताता हूं, एक तरह सोचने का, फिर बाद में सोचेंगे और दूसरी बातें। यहां पर Mg की वैलेंसी कितनी है, +2, और Cl का कितना है, माइनस यानी -1। ओनली नंबर को याद रखिए, इसमें नंबर 2 है तो इसको 2 संख्या बना दो, इसको 1 बना दो, क्या हो गया, तो बन गया MgCl2,
मतलब 2 Cl ले रहा है, MgCl2 बना, यानी कि वो क्या कर रहा है, 2 Cl चाहिए, तो मैंने इसको 2 लिखा, मैंने इसको 2 लिखा। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, एक Mg+2 के साथ Cl, जिसका ऑक्टेट कंप्लीट है, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट है, लेकिन दर्शाने की जरूरत नहीं है, -1 जो है यहां पर 2 टाइम्स है, फाइनली बन गया MgCl2। ये एक तरीका हुआ। इसी बात को यहां से भी सोच सकते थे कि Mg के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, Cl ओनली एक ही इलेक्ट्रॉन गेन करता है, तो एक Cl को ही दे सकता है ना, या एक ही Cl ले पाएगा इसको। दूसरे Cl को भी चाहिए तो दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे Cl को मिलेगा। इस तरह से फाइनल क्या हो गया, Mg+2 हो गया और 2 Cl, Cl- एंड Cl- बन गया। या इस तरह नहीं लिखना चाहते हो तो आप इस तरह लिख दो, 2 Cl-। फाइनली क्या हो गया, MgCl2 ही बना। तो सोचने के तरीके आप अपना तैयार करो, कौन क्या कह रहा है उस पर मत जाओ, आपको बताने का तरीका मैंने बता दिया, अब उसको सोचना आपको है। जिस तरह भी सोचो आप पे डिपेंड करेगा। चलो, बहुत सारे एग्जाम्पल आपको मिलेंगे। चलिए थर्ड बातें करते हैं, तीसरी बात है, मैं दे रहा हूं आपको यहां पर सोडियम दे रहा हूं और मैं कहता हूं कि ऑक्सीजन के साथ इनकी रिएक्शन कराओगे, क्या आप कर लोगे ये सब? बोलो। बस इतना ध्यान रखना, एक मेटल है, मेटल वो होगा जिसके अंतिम कोश में 1 से लेकर के 3 तक इलेक्ट्रॉन है, नॉर्मल यही समझो, 4 भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं होगा। 1 से लेकर के 3 तक इलेक्ट्रॉन है, वो मेटल है समझो। ग्रुप नंबर 1, 2, 3 के एलिमेंट्स नॉर्मली मेटल होते हैं, ये समझो। इस तरह से आपको बन रहा है, चालू बता दिए। तो मैं कुछ यहां पर बोलूं तो क्या अगर आप प्रैक्टिस करके आओगे कुछ? बोलो यस, दे दूं? तो मैं आपको देता हूं, फिर एनसीईआरटी की बुक ओपन करना बेटा, बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हैं, उसको सॉल्व करके देखिएगा। चलो, तो मैं यहां पर लिख दे रहा हूं कुछ भी, पोटेशियम प्लस ऑक्सीजन, पोटेशियम प्लस नाइट्रोजन, सल्फर को नहीं दे रहा हूं मैं फिर को, कैल्शियम प्लस ऑक्सीजन, कैल्शियम प्लस नाइट्रोजन, एल्यूमिनियम प्लस क्लोरीन, एल्यूमिनियम प्लस ऑक्सीजन, एल्यूमिनियम प्लस नाइट्रोजन। चलिए ये सब आप करके रखो, और काफ़ी और भी एग्जाम्पल है, उसको आप करके रखो, फिर हम कोवेलेंट बॉन्ड वगैरह करेंगे ना, उसके बाद इस तरह से शो करना बहुत आसान हो जाएगा। सो आज की क्लास में कुछ पूछना है, कुछ बात करना है तो बता दो। मुझे लगता है कि आज की क्लास बहुत आसान रहा है और इसे हम आसानी से समझ सकते हैं। बोलिए। हो गया? चलिए, तो एक्चुअली स्टार्टिंग चैप्टर वाइज देखा जाए तो ये है, और आपको एक बूस्टर दिया गया है कल कि उसके बेस पर हम इस चैप्टर को अच्छा करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया सर? ठीक है, वेरी गुड विकास जी। लेकिन बात यह है, इस चैप्टर बस में मत रहो, कुछ अगर आपको इस चैप्टर में ही रेगुलर चलना है ना विकास जी, तो एक काम करिए, आपको मैं एक तरीका बताता हूं, ध्यान सुनिएगा। हमारे चैनल में या जैसे भी चाहो, इसमें क्या बोलते हैं हम लोग, विद्याकुल में प्री बेसिक केमिस्ट्री करके वीडियोस हैं, उनको आप पूरा का पूरा कर लो पहले, और इस चैप्टर में आगे रेगुलर बढ़ते रहो। वो कर लेंगे ना तो ये चैप्टर बड़ी आसानी से पकड़ सकोगे, और पीछे का तो आप करना ही पड़ेगा, आपको पीछे का जो है चैप्टर 1, 2, 3 को करना पड़ेगा। अगर वो सब नहीं करोगे तो आप बहुत ज़्यादा कमजोरी में चले जाओगे, क्योंकि इसके बाद वाला चैप्टर पूरे न्यूमेरिकल पोर्शन है, और जो कि चैप्टर 1 जिनको आता है वही उस चैप्टर को कर सकता है। चैप्टर 1 और 2 जो किया है जिस बच्चे ने अच्छे से, वही कर सकता है। तो चलिए आगे चलते हैं, कल की बात होगी। सर Na+ एंड Cl- टू का तो सुटेबल हो जाता है, तो NaCl क्या मतलब, NaCl क्यों बनता है, मतलब क्या हुआ?
सुटेबल हो जाता है तो NaCl बनता है। क्या बोल रहे हो आप अजय सिंह? नहीं समझ में आ रहा है? किसी को समझ में आया हो इनके? सुटेबल लिखा है इसने, स्टेबल वर्ड अलग होता है, सुटेबल अलग होता है। नहीं समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हो? चलो ठीक है, आगे चलते हैं। कल की क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।